नमस्ते लखनऊ। क्या आप जानते हैं हम औरतों को ऊंचा आसमान, लंबी ज़मीनें और बहुत सारे इमोशंस थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके मिलते हैं। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? एक डेटा पे अगर नज़र डालें तो सिर्फ 4% महिलाएं हैं जो एमडी, सीईओ और बाकी पोजीशंस पे है निफ्टी 50 कंपनीज में। और उसमें भी एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डेटा है कि हम 59% वर्किंग वुमेन ऐसी होती हैं जो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद नहीं लेती हैं। इससे भी एग्री करेंगे आप? Sorry, I was 59% वुमेन, वर्किंग वुमेन अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद नहीं लेती हैं। अगर ये डेटा है तो ये सच है, बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है शायद इससे ज़्यादा हायर फिगर होगा इस डेटा का, दैट जो औरतें खुद भी अपना पैसा कमाती हैं वो तक अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस पूरी तरह से खुद नहीं ले पाती। करेक्ट। और क्योंकि मैं बनारस से हूँ तो एक बनारस का फैक्ट है, आप सबके वार्डरोब में बनारसी साड़ी होंगी, लेकिन बनारसी बुनकर कभी भी फीमेल्स नहीं होती हैं। उनके हिस्से आते हैं कलर्स और धागे प्रिपेयर करने का काम। उनको कभी बुनकर का जॉब करते नहीं देखा। तो ये कुछ छोटे छोटे डेटाज हैं, लेकिन आज हमारे पास है कुछ ऐसी 2 फीमेल्स जो सीड टू स्केल की कहानियां सुनाने के लिए हमें यहाँ पर मिली हैं। और उसमें भी खास बात ये है कि हम उनकी कहानियों से आज हौसला उधार लेने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनसे ही उनकी कहानी सुने। गीतिका मैम, आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरे से नहीं, आप इनसे स्टार्ट करें। बिल्कुल, आपसे स्टार्ट करते हैं। अगर कहानी 25 साल का एक सफ़र तय कर रही है और आगे भी मुझे लगता है और 25-50 साल का सफ़र तय करेगी, तो थोड़ी लंबी कहानी है। जल्दी से बोलने की मैं कोशिश करती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन बिजनेस मैनेजमेंट में किया था। उसके बाद फिल्म मेकर बनने का बहुत शौक था मुझे। इट वाज अ ड्रीम टू बी अ डायरेक्टर। तो फिर मैंने जाके अपना मास कम्युनिकेशन किया पोस्ट ग्रेजुएशन जामिया मिलिया इस्लामिया से। मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर बहुत प्रसिद्ध सेंटर है दिल्ली में। उससे पहले बचपन आर्मी स्टेशंस में गुजरा। मेरे पापा आर्मी ऑफिसर से, मम्मी प्रोफेसर थी इकोनॉमिक्स की। तो एक बहुत स्वीट और बहुत सिंपल मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग मेरी रही। हम बहुत किताबें पढ़ते थे, हम बहुत मूवीज़ पिक्चरें देखते थे, बहुत कंटेंट उस ज़माने में भी हम कंज्यूम करते थे। तो कॉलेज के आखिरी साल में किसी ने मुझे कॉलेज के कैंपस में देखा, एक प्रोड्यूसर ने, और मेरा पहला टेलीविज़न शो एंकर करने के लिए मुझे ऑफ़र किया। अच्छा हो गया। उसके बाद पता नहीं कैसे नंबर किसी के पास पहुंचा, तो पहला लाइव इवेंट मुझे एंकर करने के लिए ऑफर किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था, होंडा कंपनी थी, इंडिया में लॉन्च हो रही थी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर में शायद ना भी करती तो चलता, बट वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करने की वजह से मैं लगान के ऑडिशन में नहीं जा पाई। आई मेड दैट चॉइस दैट आई विल ऑनर दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला जो मेरा एंकरिंग करियर का शो था बहुत बड़ा था, इट वाज अ होंडा लॉन्च इन इंडिया। वहाँ से जो शुरुआत हुई, पहले दिन से ही मैं जो आज कर रही हूँ वो वैसा ही काम मैं तब भी करती थी, बट शुरुआत बड़ी गलत रीजन से हुई थी, क्योंकि दे पेड मी अ लॉट ऑफ मनी। बहुत पैसा दे दिया था उन्होंने मुझे 6 या 7 दिन के काम के लिए। तो मैंने कहा ये तो भाई बहुत अच्छा है, ये तो मतलब मैं कहाँ कैमरा उठाती फिरूंगी और डायरेक्शन करती फिरूंगी, यही देखती हूँ। बट शुरुआत में बहुत जो माहौल था उस वक्त लाइव इंडस्ट्री का, इन जनरल मीडिया इंडस्ट्री का, विज़िवी विमेन, औरतों के मद्देनज़र रखते हुए, थोड़ा सा मेरे लिए बहुत एक नया माहौल था। बिकॉज मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से थी, एक पढ़ी लिखी लड़की थी मैं, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे मेरे अबाउट जेंडर इक्वालिटी। थोड़ा सा समय लगा मुझे इस इंडस्ट्री में एडजस्ट होने के लिए, बट बहुत काम मिला। फिर 2010 में मैंने एक ब्रेक लिया 2 या 3 सालों का, बिकॉज आई गॉट मैरिड, मेरी बेटी हुई। असली कहानी ना उसके बाद शुरू होती है। उसके बाद जब 2012 में मैंने कहा अच्छा जो मैं करती हूँ ठीक ठाक करती हूँ, शिद्दत से करती हूँ, मेहनत करती हूँ, मन लगा के करती हूँ, वापस चलते हैं, काम करते हैं। बेटी अब 2 साल की हो गई है। बहुत मैंने वक्त दिया था अपनी बेटी को पहले 2 साल। एंड फिर जो अनुभव हुआ मेरे लिए, वो आज भी शॉकिंग ही है। मैं वो वर्ड शॉकिंग यूज करूंगी उसके लिए।
थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया था मैंने, वो मेरी मर्जी, मैं अगर वेट पुट ऑन करूं या ना पुट ऑन करूं वो मेरी मर्जी होनी चाहिए. एज एन एंकर क्या ज़रूरी है कि मैं अपना कंटेंट प्रिपेयर करूं, मेरी आवाज़ अच्छी हो, मेरा मॉड्यूलेशन अच्छा हो, मैं ऑन सेट डिसिप्लिन के साथ काम करूं. ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता था. जो दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुले होते थे वही लोगों ने ना मेरे मेल्स का जवाब दिया, ना फ़ोन कॉल्स का जवाब दिया, ना मीटिंग की रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज किया. और मुझे सामने बिठा के कई सारे लाइव इंडस्ट्री के दिग्गजों ने ये बोला, क्योंकि सब मेरे दोस्त ही थे एंड कोइंसिडेंटली सब आदमी थे. तो सब ने बोला, अरे क्या है, क्या पति कमा नहीं रहा है क्या, क्यों, क्या हो गया, व्हाई डू यू वांट टू कम बैक, कैसे कर पाओगी, वेट इतना वेट हो गया है, यू आर 35 प्लस, कितनी ग्लैमरस लड़कियां हैं बिजनेस में, ना तुम नेटवर्क करती हो, ना सोशल मीडिया पे हो. एंड I was always, I was very clear, I would not break my principles for success. ऐसे करके बहुत clearly मुझे बोला गया था कि ये नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी, ये वापस नहीं आ पाओगी तुम. और एक प्रोफेशनल के लिए मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैं तो अभी भी वही प्रोफेशनल हूँ, क्या फ़र्क हो गया है, सिर्फ बच्चा पैदा हुआ है, थोड़ा सा वेट चढ़ गया है, थोड़ी उम्र बढ़ गई है. ग्लैमरस का डेफिनेशन हम सब अपना पर्सनल रखते हैं. तो उस वक्त जो मैंने फैसला किया, वो फैसला शायद हम सबके अंदर शक्ति दुर्गा विराजमान है, उस शक्ति ने फैसला लिया कि तुम नहीं डिसाइड करोगे कि एज अ वुमन मैं कब रिटायर होंगी, ये मैं डिसाइड करूंगी एज अ वुमन प्रोफेशनल कि मैं कब रिटायर होंगी और मैं कब काम करना बंद करूंगी. और तब शायद मेरे करियर की असली कहानी शुरू हुई, जब मैंने, अगर प्रोजेक्ट को 100 देना होता है तो मैंने प्रोजेक्ट को 150 दिया. वो भी करना पड़ा क्योंकि हम जो जिस चीज़ को मैं बैटल कर रही थी वो बहुत बहुत मैसिव, बहुत बड़ी थी. वो एक जो कन्वेंशन, जो स्टेरियोटाइप था औरतों को लेके इंडियन स्टेज पर, और 3 या 4 साल बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी. और फिर शायद लोगों ने ये देखना शुरू किया कि ठीक है, गीतिका साड़ी पहन के आती है, चलो कोई बात नहीं, गीतिका बंद गला पहन के आती है, वो गाउन्स नहीं पहन रही है, वो डीप कट्स और स्लिट्स नहीं पहन रही है, वो नेटवर्क नहीं कर रही है क्लाइंट के साथ शो के बाद, बट शायद यार काम ठीक ठाक कर रही है, नहीं, आवाज़ ठीक ठाक है, शक्ल ठीक ठाक है, कपड़े ठीक ठाक पहनती है, डिलीवर करती है कंटेंट, क्लाइंट की बात मानती है, हेल्प करती है, कोऑपरेटिव है. धीरे धीरे करके ये सब होने लगा. एंड बहुत सारे अवार्ड्स भी उसके बाद सडनली मिलने लग गए और बहुत अच्छा अच्छा काम भी मिलने लग गया. और एक ऐसा स्टेज आया जो बहुत स्पेशल था मेरे लिए, एटलीस्ट. एक ही समय में मैंने बहुत सारे मेरे जो आइकन्स हैं उनके साथ काम करना शुरू किया, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बहुत काम करना शुरू किया मेरे साथ एज एन एंकर. तो उस सब से फिर और भी वो एक बैटल आसान हो गया कि अगर कंट्री के जो टॉप ऑफिसेज हैं, कंट्री के जो दिग्गज लोग हैं, अगर वो एक ऐसी महिला पे विश्वास कर रहे हैं जो शायद आप लोगों की नज़र में आउटडेटेड हो गई है, देन कुछ तो बात होगी. तो मेरे हिसाब से वो मेरी कहानी का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. मेरे लिए नहीं, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं, पर उन सब लड़कियों के लिए जो अब लाइव इंडस्ट्री में आती हैं, उनको ये कभी एहसास नहीं होता कि आपकी शेल्फ लाइफ 5 साल है, क्योंकि अब उनकी शेल्फ लाइफ तब तक है जब तक वो काम करना चाहती हैं. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. तो अनुराधा जी, आपके जीन्स की क्या कहानी है? मेरी जीन्स तो है राजस्थान के, बट बड़ी हुई मैं बंगाल में. तो वहाँ मैं खड़गपुर IIT में, मेरे पापा प्रोफेसर थे, तो हमने पहले से वही देखा कि बस एक IIT जाना है, बस वही ख्वाब थे शुरू से. और फिर IIT में पहुंच गए. IIT में मैंने जब पूरी डिग्री की तब मुझे लगा बाकी सब लोग जब जाते हैं US जाते हैं तो मैं भी US जाती हूँ. मैं भी सारे एग्ज़ाम्स लिख के फिर US पहुंच गई. और US जाके फिर पहले मतलब PhD प्रोग्राम करने वाली थी, फिर मैंने एक मास्टर्स करके फिर मैंने कहा अब मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि मुझे पहले से ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से मुझे सडनली लगा कि जो नोबेल प्राइज़ मुझे चाहिए था, जो मैं बचपन में थी तब, वो तो नहीं होगा. तो अभी आई थिंक आई एम बेटर एट डिस्कवरिंग माई सेल्फ एंड फाइंडिंग आउट व्हाट पीपल वांट, तो आई शुड डू समथिंग इन बिजनेस. तो फिर जब US गई और PhD प्रोग्राम से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया कि मास्टर्स करके अब बिजनेस स्कूल में जाती हूँ.
फिर बिजनेस स्कूल गई और फिर ज्वाइन किया एक स्टार्टअप कंपनी। एक स्टार्टअप कंपनी में फर्स्ट टाइम आई थिंक लेट 90s में था। तो उसमें एक स्टार्टअप कंपनी में ज्वाइन किया और मैंने ये देखा कि जस्ट 1.5 साल में कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी। और उसको देख के मैंने कहा कि ठीक है, अब एक बड़ी कंपनी में ट्राई करके देखते हैं। तो वो सब हो गया। उसके बाद में मुझे लगा कि अब तो मुझे अपना खुद का कुछ करना ही है। एंड समवेयर अराउंड दैट टाइम मेरी आई ऑल्सो गॉट प्रेगनेंट। मेरी एक बेटी भी हुई और साथ साथ में वो भी हुआ कि एक नई चीज़ आ रही है, जीनोमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो कहते थे। तो ये सब गूगल के पहले की बात है, मतलब 1998-99 की बात है। तो मैंने उस समय फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम सॉफ्टवेयर सब लोग सुनते हैं, Y2K उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इससे हम अपने ही शरीर में क्या सॉफ्टवेयर है वो पता कर सकते हैं। तो ACTGs जो होते हैं, जो हमारे DNA में है, वो हम उससे पता कर सकते हैं। तो मैंने 2000 में मेरी पहली कंपनी शुरू की थी, ऑसिमम बायो सॉल्यूशंस। तो वो शुरू की थी, उस समय पूरी इंडिया में और भी कोई कंपनीज ऐसे नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। बहुत मुश्किल से फिर वो खड़ी की थी। लेकिन 5 साल के अंदर मुझे एक ऐसा मौका मिला कि एक जर्मनी से एक कंपनी थी जो हमारी सबसे बड़ी क्लाइंट होने वाली थी। लेकिन सडनली उन्होंने कहा कि वी आर इन फाइनेंशियल ट्रबल, विल यू बाय अस? मैंने कहा या श्योर, व्हाई नॉट। तो मुझे उसमें कुछ पता नहीं था, लेकिन उस समय हमने ये निश्चय कर लिया कि फर्स्ट कंपनी जो है हम जर्मनी से हम खरीद लेंगे। और फिर 2005, 6 और 7 में हमने जर्मनी, फिर नेदरलैंड्स और फिर US से कंपनीज खरीदी एंड वी बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट जीनोमिक सर्विसेज कंपनीज। तो वो कंपनी हमने एक जीन लॉजिक US में खरीदी, एक नेदरलैंड्स में खरीदी और सारे बड़े बड़े फार्मा कंपनीज और बायोटेक कंपनीज के साथ बिजनेस कर रहे थे। लेकिन जब भी कोई मेरे पास में जो भी नेबर्स रहते थे, वो पूछते कि अनु, आई थिंक व्हाट यू डू इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन उनको किसी को पता नहीं होता था कि करते क्या है। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करती है। तो मैंने कहा कि वी आर डूइंग सो मच फॉर लार्ज फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक कंपनीज, क्यों ना हम अपने ही लोगों के लिए कुछ ऐसा करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हम कर रहे हैं। सो अराउंड 10 साल पहले मैंने सोचा कि हम सब लोग जन्म पत्री तो देखते ही हैं। आई एम श्योर यूपी में भी बहुत लोग जन्म पत्री वगैरह देख के ये सोचते हैं कि ठीक है, कौन से मतलब अपने हेल्थ का क्या होगा, अपने किससे शादी करनी है वगैरह। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि ये जो जीनोमिक्स होते हैं, जो हमारे DNA से पता कर सकते हैं, हम उसकी एक जन्म पत्री नहीं, एक जीनोम पत्री खड़ी कर सकते हैं। तो हमने वो शुरू किया। तो ऐसे कहा कि आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन और आपके घर में एक ऐसा किट आएगा जो आप जस्ट एक थोड़े से जो आपके सलाइवा स्वैप होता है, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने शुरू किया था 10 साल पहले और अब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इस जीनोम सीक्वेंसिंग से। एक तो जरूर ये है कि जो बीमारियां हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं, उसके बारे में कौन सी ट्रीटमेंट हो सकती है वो भी पता कर सकते हैं। लेकिन और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी पता कर सकते हैं। जैसे आपको ये पता कर सकता है कि जैसे मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन थोड़ा सेंट्रल एशिया, थोड़ा फ्रेंच, कहाँ से हम आए हैं। और ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा खाना आपके लिए सूटेबल हो सकता है, कौन सी दवाइयाँ आप पे काम करेगी। तो ये जैसे है कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में देख सकते हैं और उसी से हम जीनोम पत्री से अब बहुत सारी बाकी चीज़ें भी हमने शुरू कर ली है। तो क्या फीमेल्स के DNA और जीन्स कुछ स्पेशल मिले आपको? फीमेल्स के जीन्स और DNA में कुछ स्पेशल मिला? नहीं, आई थिंक कि ये एक तो होता है नेचर और नर्चर, एक जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स। तो आई थिंक हमारे जो नर्चरिंग जो है, जो हमारी कंडीशनिंग है, उससे शायद कुछ फर्क हुआ होगा। वैसे ही हमारे बीच में इतना लाइक जेनेटिक्स में इतना फर्क नहीं है। आई थिंक हमारी सोच और अगर हम कंडीशनिंग चेंज करेंगे तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें क्या है। लेकिन एक हम अभी स्टडी कर रहे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ये देख के कि सच में कुछ है क्या अलग, और होपफुली कुछ महीनों में हो जाएगी ये स्टडी।
आपने नोबल का जिक्र किया तो मुझे एक कहानी याद आती है, एक डीएनए के डबल हेलिक्स रिसर्च की कोई एक स्टोरी हमने साइंस में पढ़ी थी बहुत पहले। उसमें था कि एक फीमेल साइंटिस्ट उनके साथ काम करती थी, रोजलिंड फ्रैंक। तो जब नोबेल प्राइज मिला तो उस नोबेल स्पीच में उस फीमेल का जिक्र तक नहीं था। मतलब वो एक कहानी थी कि उसने वो रिसर्च किया, वो वुमेन कंट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल है। खैर आगे जाते, गीतिका जी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप बोलती है कि फीमेल्स को लाइक सेकेंड हाफ ऑफ देयर करियर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दे हैव टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। आपको क्या लगता है कि अगर हम बोलते हैं कि ज्यादा फीमेल्स जहां होंगी वो उनके लिए ज्यादा सिक्योर प्लेस होगी, किस तरह की सपोर्ट की जरूरत ज्यादा होती है हम महिलाओं को? आप प्लीज मुझे गीतिका कहें, वी आर फ्रेंड्स। थोड़ा सा विस्तार में मैं डिटेल में जाके ये आंसर देना चाहती हूँ, बिकॉज जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आके बात करते हैं, एटलीस्ट मैं तो इसलिए नहीं आती कि मेरी प्रसिद्धि हो, मैं इसलिए आती हूँ ताकि मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे अनुभव से शायद और किसी को थोड़ा सा एक टिप मिल जाए, क्लू मिल जाए, प्रोत्साहन मिल जाए। सेकेंड हाफ मुश्किल होता है क्योंकि जो भारत में जो इस वक्त हमारा सोशल सिस्टम है, उसमें प्राइमरी केयर गिवर एक फैमिली की महिला ही होती है, औरत ही होती है। और मेरा जो घर में सिस्टम है वो भी वैसा ही है। तो तब आपको कुछ फैसले करने होते हैं बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत प्रैग्मैटिज्म के साथ। और मेरा सबसे बड़ा फैसला जब मैंने अपना सेकंड हाफ शुरू किया करियर का, वो ये था कि मैंने अपनी चॉइस से अपनी बेटी को जन्म दिया है, मैंने और मेरे पति ने। मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा वही होगी। जब तक वो 16-18 साल की ना हो जाए, शी इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। चाहे वो वक्त की बात हो, चाहे वो मेरे एनर्जी लेवल्स की बात हो, ध्यान देने की बात हो, अगर मुझे प्रोजेक्ट्स और उसके एग्जाम के बीच में प्रोजेक्ट्स या उसके किसी ऑब्लिगेशन के बीच में चूज करना हो, 90 टाइम्स आउट ऑफ 100 मैं अपनी बेटी को ही चूज करती हूँ। तो बहुत क्लैरिटी है मेरे दिमाग में, आई एम वेरी सॉर्टेड ऑन दिस। सेकंड जो मेरा चॉइस था कि मैं शॉर्टकट्स नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे ये करियर अगले 10 साल या 5 साल के लिए नहीं चाहिए था। मैं एज अ स्पीकर, बतौर स्पीकर अब अपना एक नया करियर शुरू करने जा रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकिंग का। मुझे ये तब तक करना है जब तक मैं अपने 2 पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। तो शॉर्टकट से मैं वहां नहीं पहुंचने वाली थी। मुझे बहुत ही प्योरिटी से ये जर्नी तय करनी थी, जो बहुत लंबी रहेगी, बट मैंने वो किया। वो एक बहुत क्लैरिटी के साथ दूसरा चॉइस था। सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एंड सपोर्ट सिस्टम मांगने में हमें कोई झिझक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो एक औरत हो, चाहे वो एक मर्द हो, चाहे आप मेरी दोस्त हैं, आप मेरे कलीग हैं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पहले 5 से 6 साल जब जिया, 5 या 6 साल की थी, तब तक मेरी कई बार फ्रेंड्स आती थी, मेरी मम्मी आती थी फ्लाइट्स पकड़ के, मेरे पापा आते थे, मेरे हस्बैंड छुट्टी लेते थे, कई बार 2-2, 3-3 मेड संभालती थी। हमने क्या कुछ करके मैंने काम किया है, पर हेल्प सबसे मांगी है, और इसमें बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। हेल्प मांगनी चाहिए, एंड हम सबको एक दूसरे को हेल्प देनी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ वर्किंग वुमन। उसके बाद आई वॉज वेरी क्लियर कि जो मेरी इंडस्ट्री है, लाइव इंडस्ट्री, उसमें जो एंकर्स हैं, हमने शुरुआत कहाँ से की थी, रिनी साइमन और वो सब लेजेंड्स से, और कहीं बीच में आके फ्रॉम 2000, 2005, 2010 सारा फोकस पूरा ग्लैमर पे चला गया था फॉर स्टेज होस्ट्स। वो चीज़ वो मुझे गवारा नहीं थी, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर एक महिला, चाहे वो फिल्म में हो, स्टेज पे हो, वो जिस तरह से अपने आप को पेश करना चाहती है, जो ऑर्गेनिकली उसके लिए वो उसकी चॉइस है, चाहे वो किसी तरह के कपड़े पहने, किसी तरह का एक्शंस करे, बात करे, वो उसकी चॉइस होनी चाहिए, और मैं पूरी तरह से उस चॉइस की इज्जत करती हूँ, लेट मी टेल यू दैट। बट अगर वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो मेल गेज को केटर कर रही है, क्योंकि जो आदमी है वो फैसले कर रहे हैं कास्टिंग के, और उनके दिमाग में ये कन्वेंशन है कि स्टेज पे जो एंकर खड़ी है वो ऐसे दिखनी चाहिए, वो ऐसी ड्रेस्ड होनी चाहिए। नहीं, अगर आपकी मर्जी है, आप कुछ भी पहन के खड़ी हुई है, आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, वो एक महिला की मर्जी होनी चाहिए। ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए
कि टू केटर टू माई मेल गेज आई विल डू दिस और आई विल नॉट डू दैट, तो वो मैं बहुत क्लियर थी कि मैं वो कभी भी नहीं करूंगी. एंड मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत एक हिपोक्रिटिकल सी बात है हमारी सोसाइटी में. बहुत ही गलत बात है जो नहीं होनी चाहिए आगे चल के. बहुत अजीब बात है कि जो ये मेल क्लाइंट्स हैं या जो एक मेल गेज है, और उस मेल गेज में औरतें भी आती हैं जो पावर पोजीशंस में बैठी हैं, बाय द वे दे ऑल्सो केटर टू दैट. आप जब ऊपर चढ़ रहे होंगे, अगर आप उस मेल गेज को केटर कर जाओगे ना, तो 10 साल से ज्यादा आपका करियर नहीं चलने वाला. अगर आप उस मेल गेज को चैलेंज करोगे और वो आपकी इज्जत करेंगे, आप अगले 100 साल वो करियर चला पाओगे. ये बहुत हिपोक्रिटिकल सी बात है हमारे देश में, बट ये सच है. So I was very clear of all of these things, and those are the principles that I have based my career on. Anuradha, you would like to add something to this? I have had a fantastic support system. मैं पूरे एक joint family में रहती हूँ, तो एक grandmothers, मेरे दो लड़कियाँ हैं. One is 24 and one is 17. And for us, we had 4 पीढ़ियाँ रहती थी घर में. तो हमारे बच्चे, हम मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड ग्रैंड मदर भी थी, जो इस साल उनका अनफॉर्चुनेटली वो आफ्टर 102 शी पास्ड अवे. बट ये हमेशा ये सबसे अच्छा रहता था, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स को भी बहुत पसंद है कि वो बच्चों के साथ खेले, और दोनों डॉक्टर्स से, बट दे एंजॉयड डूइंग दैट. हमको भी अच्छा लगता था, क्योंकि मैं 60% ट्रैवल करती थी, लेकिन घर में कोई ना कोई रहता था. तो सपोर्ट सिस्टम तो आई थिंक ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जाओ तो ठीक है, कभी ग्रैंड मदर चली गई, कभी ग्रेट ग्रैंड मदर चली गई, कभी फादर चले गए, ओके. एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बट other than that, I think I have not really faced much of a problem, because I think I enjoy delegation. विद योर परमिशन मैं एक चीज़, छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी. तो हमारा जो सोसाइटल सिस्टम है उसमें हम आमतौर पे अपनी या तो इन लॉज के साथ रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं. तो यहाँ बैठी सब जो मदर इन लॉ, अगर कोई हैं जो मदर इन लॉज हैं और आपकी बहुएं हैं जो वो काम कर रही हैं, मैं एक अपील यहाँ पे रखना चाहूँगी कि ये माइंडसेट मत रखिए कि मैंने तो अपना काम कर लिया, मैंने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, मैं नहीं अब हेल्प कर सकती, मैं आराम से बैठना चाहती हूँ. ऐसा मत करिए. ये मत सोचिए कि वो आपकी बहू है इसलिए मैं उसकी मदद करूँ या ना करूँ. ऐसा सोचिए वो एक औरत है जो दुनिया में जाके दुनिया बदलने वाली है. एक को सिस्टर को आप सपोर्ट करिए. मुझे अपनी मदर इन लॉ से बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, मेरे को सारा सपोर्ट अपनी मदर से ही मिला. पर मैं नहीं चाहती कि ये इस तरह का माइंडसेट आगे चलता रहे या बढ़ता रहे. सो वी मस्ट सपोर्ट ऑल द वुमेन हु आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. अगला सवाल एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल आई एग्री टू दैट. अगला सवाल एंटरप्रेन्योरशिप से पूछते हैं. अनुराधा जी, आपसे पहले पूछूंगी, हमारे इंडियन सोसाइटी में फीमेल्स के बीच इकोनॉमिक लिटरेसी का बहुत क्राइसिस है, उस पर आप क्या बोलेंगे? आई डोंट थिंक क्राइसिस है. आई थिंक 2 चीज़ें होती है. वन, आई थिंक वुमेन लुक एट ROI मोर देन, सो आई थिंक अल्टीमेटली इट इज़ कि किसके पास, आई थिंक दे आर लुकिंग एट हु इज इन अ फैमिली हु इज मेकिंग मोर मनी, एंड देन देयरफॉर दे आर लुकिंग एट इट इन अ मोर, आई थिंक, स्ट्रेटेजिक वे. बट द सेकेंड बात ये है कि किसी ने आपने ही कहा था कि नंबर ऑफ 59% इवन एजुकेटेड वुमेन दे हैप्पीली पास ऑन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर हस्बैंड, विच इज, आई थिंक दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, एंड आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ आवर कंडीशनिंग, एंड दैट नीड्स टू चेंज. I think if you gave the same amount of money to a woman, she would probably manage it better, but somehow that confidence nahi hai. So I think पहला ये होना चाहिए कि सबके लिए थोड़ी सी classes होनी चाहिए कि how do you manage money better. And I think once we have that education, I don't see why we will have a problem with that. So it's, in my opinion, it's mostly a conditioning problem, and I think that is changing. I think if you look at my daughters and others, I think they have changed. I remember even my parents, my mother managed all the money. My dad never did. He would give the money, and it was always my mom's responsibility to manage everything. So I think I have seen that. So for me, it was not a problem. But I do understand that for a lot of people, it's just natural to give that away to someone else.
तो हमारी जो संस्कृति है, जो हम जिन देवी देवताओं को मानते हैं, उनमें से जो हमारी जो चीफ फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो तो लक्ष्मी जी हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो माइंडसेट ही गलत है हम लोगों का कि औरतें पैसे मैनेज नहीं कर सकती। आई फील एक इंस्टिंक्टिव सभी भारतीय औरतों में हमेशा से रही है, बिकॉज घर का खर्च तो हमेशा से महिला ही संभालती आई है। बट एज अ वुमन मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मैंने जितना भी पैसा आज तक कमाया है, मैंने उसे बहुत सीरियसली लिया है और अपने आप उसे लिया है और सीखा है कि मुझे उस पैसे को कैसे मैनेज करना है। बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट, आप जो पैसा कमा रहे हैं या जो पैसा आपके परिवार में आ रहा है उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप डिफिकल्ट करियर चॉइसेस ले रही हैं एज अ वुमन, जो पॉपुलर चॉइसेस नहीं है, जो इजी शॉर्टकट्स नहीं है, उस पैसे को भी आपके लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिस महीने में मैं 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स को ना कहती हूँ जो मुझे नहीं करने, जो मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं है, उस महीने मेरा जो पैसा बैंक में बैठा हुआ है या डेट फंड्स में है या म्यूचुअल फंड्स में है या गोल्ड में है, वो पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी वर्किंग महिलाएं कि आप अपने पैसे को मैनेज करना समझें, वक्त निकालें, ट्यूटोरियल्स लें, एडवाइस लें, समझें, एंड जो पैसा बैठा हुआ है उसको भी आप अपने लिए आप काम कराएं। ये आपकी बहुत बड़ी शक्ति बनेगी आगे जाके। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ आती है कि जब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप फाउंडर हैं किसी चीज़ की, तो कभी ऐसा हुआ कि जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल दे फील रिस्क, कि बहुत ज़्यादा रिस्क है आपके साथ पैसा इन्वेस्ट करने में, इफ इन सम प्रोजेक्ट, एंड रादर यू कैन टेल दिस बेटर। So I think that, I don't know if they say it plainly, but I think the total number of women who get the investment, especially in the venture world, is very, very small. And what the reasons are, I think they only know. But because from a logical sense, that doesn't make sense, right? Like if you look at it, that you're seeing more returns from the data, but the reality is that you don't see that. And I think part of it is 2-3 things, right? One is when people want to invest money, they are comfortable investing in people like themselves, right? So I think we don't have enough women who are investing money, and therefore I think the natural this thing वो जो आदत हो जाती है वो अपने टाइप के लोगों में इन्वेस्ट करने की. So I think first we need to change. More women need to become investors. Once more women become investors, then it becomes more natural, right? So you see that now we have a lot of bankers जो women हैं. So उसके हिसाब से I think we are seeing that it is more very normal to do that. So I think that's what we need to do. First change at the top, because once you change at the top, it becomes a normal thing. And the numbers have still not changed. I think the numbers are still quite bad, whether it is, sexism, ageism, whatever isms it is. But the truth is that is really there, and the data doesn't disagree. I have a different question for you. Being a strong woman, do men around you feel intimidated? All the time. Can I tell them a joke? Yeah. So, when I was in college या फिर जब मैं काम भी करना शुरू किया, तो वो एक सिली सा एक माइंडसेट था जो बचपन से वो यश चोपड़ा फिल्में देख के आई थिंक हम सब में घुस जाता है। अरे शादी करनी है, सेटल डाउन, ऑल दैट। बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे, क्योंकि बहुत हर लड़का बहुत इंटिमिडेट होता था। और आज की डेट में भी मुझे लगता है, मुझे बोला जाता है बहुत खुले तरीके से कि वी गेट इंटिमिडेटेड। पहले मैं इसके लिए चिंता करती थी, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं कोई स्ट्रॉन्ग या वीक महिला नहीं हूँ, मैं हूँ, आई एम जस्ट माई सेल्फ। तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपका माइंडसेट एक बहुत ही नॉर्मल इंसान को हैंडल नहीं कर पा रहा, जस्ट बिकॉज वो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करती है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आप अपनी इंटिमिडेटिव प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करिए। आई एम ओके, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जैसी हूँ। तो एक अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। लाइक ऑफिसेज में फीमेल्स, यू मस्ट बी वर्किंग विथ योर कॉलीग्स, आपके साथ भी बहुत सारे लोग काम करते होंगे। ऑफिसेज में फीमेल्स का जो बिहेवियर होता है, या एट टाइम्स ऐसा लगता है मेल एम्प्लॉयज को कि दे आर आस्किंग फॉर सम फेवर, लाइक फेवर इन सेंस कि उन्हें ज़्यादा कुछ प्रोटेक्टिज्म मिल रहा है। जो इक्वल काम पुरुष कर रहे हैं वो उतना ही काम महिलाएं नहीं कर रही हैं। इस पे आप क्या कहेंगे अनुराधा?
I think the data says otherwise, na? कि Asking about the practical हाँ, thing. you're saying See, कि maybe if you have some incidents to quote here. So I think I remember जब मैं कॉलेज में थी तब भी वो रहता था ना कि अरे इसको अच्छे ग्रेड्स इसलिए मिले क्योंकि ये शी इज अ गर्ल so the professor has given more marks, right? That's not that is not true, but it is just something that people feel comfortable in just saying कि मुझे इसलिए अच्छे नंबर नहीं मिले क्योंकि उसको for a reason, right? Now if you look at most offices, I don't think at least हमारे ऑफिस में ऐसा कुछ किसी को लगता है कि they are working harder than the women. I think they definitely speak louder than the women, but it's not necessary that they work harder than the women. So at least हमारे ऑफिस में तो कोई नहीं कह सकता कि they are getting any additional bonus or any additional anything special that we are giving them. But it's true that it's very easy for people to say that X person gets a promotion because of something. But I think because in our office we are, the CEO is a woman, the board is women. I don't think there is necessarily that there is necessary, and also a lot of the senior management is women. So I don't think anybody really thinks that there's going to be any favoritism, but it is just the way it is. We don't look at each person as a man or a woman. It's an individual who's working, and therefore they need to be looked at with the best possible way in terms of how you normally look at people and their leadership skills. कृतिका, आपके पास जरूर कहानी होगी कोई? एक पर्सपेक्टिव है, अगर आप अनुमति दें तो जैसे मैंने अभी कुछ मिनटों पहले कहा कि एज अ वुमन आप किस तरह से अपने करियर को नेविगेट करना चाहती हैं वो आपकी चॉइस है, और मैं हर चॉइस की इज्जत करती हूँ. हैं कुछ ऐसी महिलाएं जो फेवरेटिज्म को एनकरेज करती हैं और बहुत ओपनली एनकरेज करती हैं, और वो उनकी चॉइस है और मैं उस चॉइस की इज्जत करती हूँ. ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर. मैं शायद वो नहीं करूंगी. आई हैव टू मच ऑफ प्राइड इन माई ओन एबिलिटीज. बट जब वो ये कर रही होती हैं उन्हें बहुत ध्यान से एक बात सोचनी चाहिए कि वो जो एक जनरल ट्रेंड को एनकरेज कर रही हैं, वो जनरल ट्रेंड बहुत सारी और महिलाओं को इफेक्ट करता है जो ये नहीं करना चाहती हैं, और आप अपने आप को फर्दर सब्जुगेट कर रहे हैं टू in front of the men. And UN का एक स्टेटिस्टिक है जो कहता है कि अगर जो करंट रेट ऑफ हमारा जो प्रोग्रेस है, जो जिस स्पीड से इस वक्त हम जेंडर इक्वालिटी को एड्रेस कर रहे हैं और जिस स्पीड से चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में, अगर यही स्पीड रही तो 250 साल लग जाएंगे इस दुनिया को जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने में इन अ रियल वे. 250 साल. तो इसका मतलब यहाँ बैठी एक महिला अगर एक छोटी सी गलती भी कर रही है जिससे हमारा ट्राइब फर्दर सब्जुगेट होता है, आप अपने ज़मीर से पूछिए क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं. दैट्स ऑल. आप दोनों के साथ बहुत सारे मेल कॉलीग्स काम करते होंगे, उसमें से कुछ होंगे जो आपको रिपोर्ट करते होंगे, दे आर जूनियर्स टू यू, बट वो आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब बड़े होंगे आपसे उम्र में. उन लोगों को हैंडल करने के लिए क्या करती हैं? अनुराधा, आपसे स्टार्ट करें. So, अपने ऑफिस में तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है क्योंकि Just because you're a boss. Yeah, I'm the boss, so there's no problem. But also, I think it's about the culture you create, right? I think 2-3 बार ऐसे हुए है कि मैं कोई एग्जीबिशन में गई और मैं खुद I was in the stall, I was helping set it up and do a lot of things. कहानियाँ बहुत है बट अलग अलग टाइप की, नॉट नेसेसरली इन आवर ऑफिस. तो क्या हुआ था कि मैं पहले अपने कार्ड सबको दे देती थी क्योंकि कंपनी नई नई शुरू की थी तो कार्ड्स बहुत लोगों को दिया हुआ था. तो कोई आया एग्जीबिशन में एंड देन आके बताने लगा कि ओ नाइस, आई मेट योर CEO. आई सेड ओ वेरी नाइस. तो मैं काफ़ी देर मैंने बात कर ली. आई स्टार्टेड आस्किंग, चिट चैटिंग एंड एवरीथिंग एल्स, एंड then he said, oh, okay, what's your name? So I said, fine, here's my card. So उन्होंने देखा कार्ड में, said Anu Acharya, CEO, and then he blushed. He didn't know what to say. So I think there are many occasions where people assume that the CEO is going to be a male, and therefore, you come across situations. So I always find it funny and humorous. And मैं हंसते I managed to take that along and make them into nice episodes to write for my book. But
within the office, I remember in the beginning, I think more than our own colleagues, it was sometimes when you're working with external people, people sometimes can't look at you in the eye. So I make it a point to say, can you talk to them, make sure that you look into them in the eye and then have a conversation. Because I think we need to normalize all that, right? I think kuch aise bhi hote hain ki even men are taught that they're not supposed to look into your eye and talk and things like that, right? So I think it is conditioning on both sides. And we need to normalize that and say that, we are all we are working in a company, we are entrepreneurs, and therefore this is all normal. But I think in order to take that all away, I think we'll have to use humor, we'll have to use, stories and other ways to be able to say this is all fine and normal and not necessarily something we should be worried about. मतलब ऐसा ही हुआ होगा कि अच्छा आप ही हो, आप ही थी वो. प्लीज. तो सबसे पहले तो मुझे भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी लगती है. हमारी संस्कृति में कहते हैं कि बड़ों की तो इज्जत करनी ही है. इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, बट इसलिए क्योंकि उनका अनुभव आपसे बहुत ज़्यादा है. और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं मानती हूँ कि वो ईश्वर के ज़्यादा करीब हैं आपसे. तो their journey is more closer to God than yours. कई बार ऐसा होता है कि कोई आपसे उम्र में बहुत बड़ा है, वो आपकी टीम में है, कुछ ठीक तरह से काम नहीं हो पा रहा. तो उस सिचुएशन में जो मेरे गुरु कहते हैं कि हर किसी से अगर आप दिल से बात करो ना, और सच्चाई से बात करो और बैठ के बात करो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व हो ही नहीं सकती. बिकॉज माई माइंड सेट इज दैट आई फॉलो द गाइडेंस ऑफ माई हार्ट एंड गॉड लिव्स इन आवर हार्ट्स, सो दैट गाइडेंस विल नेवर बी रॉन्ग. तो आप दिल से या प्यार से जब अपने से बड़े से किसी से बात करते हैं ना, और इस इंटेंशन से बात करते हैं कि आप ही करोगे मेरे साथ काम, आप ही करोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व. पर बस एक छोटी सी बात है, अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, अगर दिल से बात करोगे ना, वो उनको दिल में जाके घर करेगी एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड एंड दे विल स्टे विद यू वर्किंग ऑन द टीम. Can we take some questions? Any questions? We have a mic. Mic. सवाल सिर्फ अक्षय कुमार से नहीं पूछते हैं, अपनी बहनों से भी पूछा करते हैं. While they're thinking of what to ask us, as Indians, we need to get rid of this whole celeb obsessive mentality, because मेरे opinion में यहाँ बैठी आप शायद बड़ी हीरो हैं than the celeb sitting on stage. So मैं डॉक्टर जी वास्ते कुछ आदमी महिला जब काम करने निकलती है, चाहे वो समाज के लिए कुछ करती है, और राजनीति तो एक बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें उसको रिकॉग्निशन एक अलग तरह से मिलती है. अगर वो समाज के लिए कुछ भी करना चाहती है तो उसका विरोध उसकी सोसाइटी ही पहले करना शुरू कर देती है कि वो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, चाहे उसमें पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो. उनका एक उद्देश्य होता है कि समाज के लिए करने निकली है तो इसका एक गोल होगा कि राजनीति में जाना चाहती है या कुछ बड़ा टारगेट लेके जाती है. तो जो हम कुछ अपने एक स्पिरिट के साथ वर्क शुरू करते हैं, समाज में ऐसे बहुत सारी कार्य होते हैं, महिलाओं के उद्धार के लिए होता है, पर्यावरण के लिए होता है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि व्यक्ति दिल से करना चाहता है, पर हमारी सोसाइटी के जो लोग होते हैं उसको अप्रिशिएट बहुत देर में करते हैं. तो कभी कभी उसमें कुछ महिलाएं बैक हो जाती हैं, कहते हैं हम इतना टाइम दे रहे हैं और अपनी एनर्जी भी दे रहे हैं और इतना धन भी लगा रहे हैं. तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या आप संदेश देना चाहिए, क्या उनके लिए कुछ ऐसे समाज की तरफ से होना चाहिए कि वो काम करने के लिए फ्री होकर अपना योगदान दे सके? कोई आपकी मदद करे ना करे, समाज ना करे, फैमिली ना करे, आप अपनी मदद खुद करेंगी. मैं आपको एक चीज बताती हूँ. आज जब हम लोग सोल्स नीचे आते हैं धरती पे, तो उसमें से 20% किस्मत साथ लेके आते हैं, 70% हमारी फ्री विल होती है, और 10% ईश्वर अपने पास रखते हैं कि वो ताकत रखते हैं कि आपकी जिंदगी इंटरवीन करके बदल सकते हैं. अगर आप समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, भलाई के लिए, ह्यूमैनिटी की वेलफेयर के लिए कुछ काम करेंगी ना, तो इस दुनिया में इतनी ताकत नहीं है कि आपका काम रुक जाएगा, क्योंकि आपके साथ कौन होंगे? ईश्वर. तो जैसे वो जब घोड़े चलते हैं उनको वो पहनाया जाता है ना ब्लाइंडर्स, बस ब्लाइंडर्स लगा लीजिए. इफ इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी,
आप कर पाएंगे। A very good afternoon, ma'am. I am Shruti Kesavani. I have my question to both of you. What was the most difficult time of your life, and how did you emerge victorious out of that? I think one of the most difficult times was when I had to make a choice. So I was already running Ossimum, and I had to make a choice to start a new company because I wanted to do. I think that was the most difficult time for me because there was an existing responsibility that you have as running one company, and then you want to do something else. So basically, I followed my heart, and that's what happened. I wanted to know that what was that feeling you followed your heart, right? So the liners, that motivational liners that you can give us to come out of the miseries. So I think in the end, it depends on what you value the most. And if you value that you want to create impact, then you follow what will create that impact for you. If you think that you want to, take care of something else, then I think you need to do that. So ultimately, I think you want to follow what your heart is saying, that this is your passion and this is what I want to do. And then you will find that roads clear up when you have decided that that's what you want to do. मेरा आपसे सवाल ये है कि ये एक सच्चाई है जिंदगी की कि 100 लोग 200 लोग दौड़ते हैं, उसमें से एक विजेता होता है, ठीक है? तो फिर उसको बुलाया जाता है, वो आके अपना व्यू पॉइंट देता है। और होता क्या है जिंदगी में, जब रिजल्ट फाइनली अच्छा हो जाता है, ठीक है, तो हम कुछ भी कहते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, या आप बताएं कि जैसे आप टर्न अप हुई, जब आपकी बेटी थोड़ी सी बड़ी होगी तो आप सोचना मैं अब वापस जाती हूँ तो मैं करती हूँ, तो आप शॉक्ड हो गई कि ये तो सब बदल चुका है, मतलब ये एक बहुत बड़ी सच्चाई भी, और इससे बड़ा शौक हो नहीं सकता। जब ये होता है ना तो आदमी को पता चलता है कि ये व्हाट इट इज। अच्छा, अब आप चूंकि आप एक डायनामिक पर्सन थी और आपने ये सोचा कि मैं समझौता भी नहीं करूंगी और अपनी शर्तों में जिंदगी जीऊंगी, राइट? अब आज आप सफल हो चुकी हैं, तो आप ये बताएं, क्योंकि सुनने वाले सैकड़ों हैं, लाखों हैं, ठीक है, उनके लिए जब ये चैलेंज आता है ना, तो क्योंकि हर समय रिजल्ट वो सोच तो लेती है चैलेंजिंग बनना है, लेकिन आसान नहीं है, तो जब वो डगमगाएं तो क्या करें, तब उनकी क्या पावर हो? एक कोटेशन है, मार्क्सिस करके कोई ग्रीक फिलोसोफर थे शायद, उन्होंने कहा था, इट इज बेटर टू डाई ऑन योर फीट देन लिव ऑन योर नीज। एंड जब आप डगमगाना शुरू करते हो ना, तो बस इनर पर्पस पता होना बहुत जरूरी होता है। हम सबको अपना लाइफ का, हम सब जो नीचे आए हैं ना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, हम सबको एक पर्पस देके नीचे भेजा गया है। अगर वो पर्पस आपको बहुत क्लियरली पता हो, या आपका दिल हल्के हल्के आपको जिंदगी भर बताते रहता है कि आपका क्या पर्पस है, आंखें बंद करिए और कनेक्ट करिए अपने दिल के साथ, और आप अपने आप से पूछिए, ये जो कार्य है, ये जो बैटल है जो मैं लड़ने जा रही हूँ, क्या वो उस इनर पर्पस के साथ कनेक्टेड है? अगर है तो दो पल आप डगमगाएंगे और फिर से आपके अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा आएगी, क्योंकि वो आपका लाइफ पर्पस है। ईश्वर, यूनिवर्स सब आपको अंदर से शक्ति देगा उसको एड्रेस करने के लिए। सब डगमगाते हैं, सब रोते हैं। ऐसे ऐसे दिन आए हैं जब मैंने टेबल पे सर रख के बहुत रोया है, क्योंकि गवर्नमेंट शो से मुझे पुल आउट किया गया है, मेरी नैनी नहीं थी, रात को 10 बजे रिहर्सल करने आओ, FPG अभी बुला रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत रोई हूँ मैं, बहुत गुस्सा आया है मुझे। बट इवेंचुअली अगर वो आपके लाइफ का पर्पस है तो आप डगमगाओ, एक्सेप्ट करो, पॉज करो, सो जाओ, अगले दिन सुबह उठो, ईश्वर का नाम लो और आगे बढ़ जाओ। मैम, आपका पारिवारिक सफर कैसा रहा? जी, पारिवारिक सफर कैसा रहा? पारिवारिक सफर मुझे लगता है मेरी जैसी जो लड़की है, जो बहुत बहुत क्लियर है अपने आइडियोलॉजीज के बारे में, थोड़ा सा समय लगा मेरे पति और मुझे एडजस्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ, बट आई मस्ट गिव हिम फुल क्रेडिट। कॉन्फिडेंट आदमी है, बट एक प्रोसेस तो था, एक जर्नी तो थी।
पारिवारिक सफर अच्छा रहा, बट मेरा पर्सनल सफर अभी तक मैं तो कहती हूँ शुरू ही नहीं हुआ है। मेरे को वो एक दिन नहीं मालूम जब मैंने आराम से बैठ के पेडिक्योर करा लिया हो, या अपने दोस्तों के साथ किसी बीच पे बैठ के थोड़ी सी मॉकटेल्स पी ली हो, तो वहाँ थोड़ी सी कमी हो गई है, वो मैं पूरी करूँगी। बट पारिवारिक सफर अच्छा रहा, मैंने वहाँ पे भी बहुत मेहनत करी है, एंड आई हैव अ ब्यूटिफुल फैमिली। हम सब एक दूसरे से सही मायनों में सच्चे तौर प्यार करते हैं, और इट्स ब्लेसिंग है, इट्स गॉड्स ब्लेसिंग। जैसे अभी बताया कि किसी एक स्टेट पे सीईओ बनने के लिए, कोई भी ऊंची पोस्ट पे जाने के लिए किसी महिला को एक पुरुष की अपेक्षा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इस बात को जब हम एक जगह पहुंच जाते हैं, तो अगर पुरुष होते हैं तो पुरुष तो उनका साथ देते हैं, पर महिलाएं दूसरे को पीछे खींचने की कोशिश करती हैं। ये कई बार ऐसा होता है, तो क्या हमें एक करना चाहिए कि इस तरह की महिलाएं ना करें? नहीं, आई थिंक काफ़ी महिलाएं ऐसी होती है जो दूसरी महिलाओं को हेल्प करती है, और मैंने तो एटलीस्ट बहुत लोगों को ऐसे ही देखा है कि देयर हैव बीन मेनी पीपल, मेनी वुमेन एंड मेन हु हैव बीन हेल्पफुल। सो आई थिंक लेट्स नॉट जनरलाइज that women don't help other women. I think there might have been a few and those get publicized. So let's think positive. You will find that there will be more women helping other women. Namaskar, ma'am. Sorry to interrupt, ma'am. Just a second. Yeah. So you want me to answer her question? Yeah. Okay. हाँ, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ये दुनिया है इस वक्त इसी तरह से, यही है दुनिया। तो अभी आप क्या करोगे, दुनिया से चले थोड़ी जाएंगे, जो सिचुएशन है उसको तो हमें जूझना है ही। पर ये सोच के मेहनत मत करिए कि आप अपने लिए मेहनत कर रही हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आपको अपने मेल काउंटर पार्ट से। मैंने हमेशा ये सोचा है कि मैं पूरी वुमन ट्राइब के लिए ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। एक दिन ये समय बदलेगा, एक दिन वो समय आएगा जब हमें भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आदमियों को करनी पड़ती है। तब तक करते रहेंगे मेहनत, क्या प्रॉब्लम है? हेलो मैम, मैं रश्मि सिंह। नाइस टू लिसन यू बोथ मैम। एंड मैम, मेरा सवाल अनुराधा मैम से है, क्योंकि ये चीज़ मुझे लगता है हमारी सोसाइटी और जिस सिनेरियो में हम लोग रह रहे हैं वो थोड़ा सा नई है और इतनी जागरूकता इस चीज़ के लिए नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम जैसे लोग या आम जनमानस इससे कैसे क्या फ़ायदा उठा सकता है या इसके क्या यूज़ होंगे? तो प्लीज़ मैम। थैंक यू, फैंटास्टिक क्वेश्चन। बेसिकली इससे ये पता कर सकते हैं कि आपको अगर जैसे आजकल सबको एवरीवन वांट्स टू बी यंगर, यू वांट टू लिव लॉन्ग, तो जेनेटिक्स से ये पता कर सकते हैं कि आपको प्रीडिस्पोजिशन कहाँ पे है, और उससे हम कैसे वो पता करके हाउ डू यू चेंज योर ओन लाइफस्टाइल। एक और टेस्ट होता है जैसे उसको माइक्रोबायोम कहते हैं। तो गट में देखते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया या फंजाई है, और उसके हिसाब से हम अपने जैसे डाइट को कैसे बदल सकते हैं। और तीसरा चीज़ होती है जो होते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि सब एनवायरनमेंट और जो हम खाते हैं या जो भी करते हैं वो पहले सिर्फ ब्लड टेस्ट से पता चल सकता था। अब एपिजेनेटिक्स बोलते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि आपके डीएनए में जो मेथिलेशन होते हैं या अलग अलग पार्ट होते हैं, उससे हमारे लाइफस्टाइल या एनवायरनमेंट से हमारे डीएनए में क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये सब चीज़ें लेके अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ आपके काम करेगी, आपकी हेल्थ कैसे बेटर रहेगी। सो हाउ डू यू लिव लॉन्गर, स्टे यंगर एंड लीड अ मोर हेल्दियर लाइफ, इफ आई हैड टू मेक इट इनटू अ शॉर्टर सेंटेंस ओवर देयर। Last question. How should we go about this? So I know fantastic genome and microbiome you've touched, that we can discuss something else on this. But the social problem with women in India is still the respect of women. बेटी पढ़ गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पढ़ गई है, गांव-गांव में PhD हो गई है, पर अभी भी empowered नहीं है।
And that empowerment, once it does not come, she will not respect the female child. You are lucky that you're bringing 2 daughters. We are lucky we're bringing daughters who are doing very well in the world. But there are still women who are aborting female So fetuses. I'll maybe talk about how I read my father's diary after he passed away. I'm the second of 3 girls in my family, and we are from Rajasthan, right? My dad was a professor, and he never mentioned this to us, but when we read in his diary, he basically talked about how other people were bothering my mom because she had a daughter. And he kept saying, the way he was making sure that he provides a support system to her at that point of time was probably the most important thing for her. And I think I asked the same question to my mom, and she basically said the same thing. She said, yes, there were people who were saying, the first daughter, they were fine. The second daughter, they were fine. The third daughter, I think it started to really, a lot of people started saying things. And I'm sure there are many. I know many of my cousins and all who have had 5 daughters just to make sure they have a 6th son and things like that. But I think what my dad and mom decided at that point was to say that, yes, there will be societal pressures, but our daughters are more precious. And they made sure that after third, they made sure that, this was their family, and that they will make sure that these are 3 kids who they were going to educate and make sure that they take them to the next level. So I think, yes, there are going to be difficulties, but I think if as a family, as a unit, if people decide, and I think that's changing, at least, when I go to see in Hyderabad, there is no real difference, at least in the people that I interact with. But I know that this is still a real problem, and I think the only way we can make this go away is to show that women are financially independent, that they are successful of being able to create their own careers and take their whole families with them. And I think education is the only key. Thank you so much. Thank you. I- It was really... I'll just take 45 seconds. It's very important, for the women sitting here, with your permission. I was, when you said you were a gynecologist, I hoped you'd ask this because it was in my mind when I was looking at all the women in the audience here. One of the very important challenges that हम लोग जो औरतें face करती हैं वो है menopause. जब हम अपने सेकेंड हाफ करियर्स का शुरू करते हैं, तो मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि इसके बारे में भी बहुत बात होनी चाहिए. ये बहुत एक मेजर प्रॉब्लम आती है औरत की लाइफ में, करीब 4 या 5 साल तक ये प्रॉब्लम चलती है. चैलेंज है बहुत हैवी, और इसको सोसाइटी को एक्नॉलेज करना चाहिए कि मेनोपॉज एक फिनोमिनन है जो हर औरत के साथ होगा, और ये बहुत मुश्किल समय होता है उसकी ज़िंदगी में, और उन औरतों को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मेरे माइंड के साथ हो रहा है, ब्रेन के साथ हो रहा है, मेरी बॉडी के साथ हो रहा है. ये इस वक्त मेरी लिमिटेशंस हैं, और मैं इन लिमिटेशंस के साथ अपने आप पे कितना प्रेशर डालूं, कितना और आगे बढ़ना चाहूं, क्या मैं थोड़ा सा स्लो डाउन करूं, ये सब क्लैरिटी औरतों के दिमाग में होनी चाहिए. एंड फैमिली को, सोसाइटी को इसे एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 4-5 साल का एक पीरियड होता है एक औरत की ज़िंदगी में, उस वक्त आप उसे सपोर्ट ना दें, पर सिर्फ समझें, बस इतना ही काफ़ी है. एंड आई होप पब्लिकेशंस लाइक योर्स एंड द गवर्नमेंट बॉडीज, एवरीबडी also begins to not just talk about feticide and gender equality, women's right, but also about menopause, which is a very, very, very big challenge for women across the world. थैंक यू सो मच. इतनी सारी खूबसूरत बातों के लिए आप दोनों का शुक्रिया. एक छोटा सा रिलेटेबल कोट है, मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहूंगी. All women become like their mothers. That's their tragedy. No man does. That's their. Thank you. ब्यूटीफुल. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.